यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। पोस्टर को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था भाया, वो पूरे देश में फैल गया है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर देश के अलग अलग शहरों में भीड़ सड़क पर आ जा रही है। हंगामा काटा गया, सर तन से जुदा के नारे तक लगा दिए गए। कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं से लेकर वोट बैंक वाले नेताओं ने तो अपने अपने कोने पकड़कर इस हंगामे में और आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। कुछ चेहरे ऐसा माहौल बनाते दिखे कि नरेंद्र मोदी के राज में जैसे मुसलमान आई लव यू मोहम्मद भी नहीं बोल सकता। पोस्टर लगा दिया तो गुनाह हो गया मुसलमान के लिए। क्या वास्तव में ऐसा हुआ है या फिर विघ्न डालने के प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाए हुए हैं, रिफॉर्म पे रिफॉर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ अलग ही बवाल मचा जा रहा है। आज की एक्स्ट्रा क्लास में बात हंगामे और उकसावे के पीछे के इसी नैरेटिव की, और बताऊंगा कि क्यों देश के सभी वर्ग को ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। उठा है हंगामा तो दरियाफ्त कर, मुल्क में ये हवा चली कहां से है। गुबार उठ रहा है चारों तरफ, पता कर जरा आग जली कहां से है। पोस्टर के जवाब में पोस्टर, नारे के जवाब में नारे, गजब ही माहौल हो गया देश के कई शहरों में। सवाल यह है कि क्या पोस्टर लगाकर नवरात्रि के त्योहार में बाधा डालने की साजिश हुई? क्या कुछ नेताओं ने उकसाने भड़काने की कोशिश पूरे मामले में की? क्या सिर तन से जुदा वाली गैंग पवित्र नारे को आगे कर अलग खेल खेल रही है? पहले कानपुर, फिर उन्नाव, उधम सिंह नगर, वाराणसी और मुरादाबाद जैसे बवाल करने का पूरा प्लान एग्जीक्यूट कर दिया गया। शोर ऐसा मचाया गया कि जैसे देश के भीतर आई लव मोहम्मद कहने पर एक्शन लिया जा रहा हो। उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड ही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में भी आई लव मोहम्मद वाली लाइन पर खूब हंगामा हुआ। कानपुर की एक छोटी सी घटना को लेकर जिस तरह से पैन इंडिया एक लहर उठाने की कोशिश हुई, उसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गेम कुछ और ही चल रहा है? क्योंकि एक जगह नहीं, कई जगहों पर ऐसे प्रदर्शनों के दौरान सिर तन से जुदा के नफरती नारे भी खूब लगे। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हवा यही बनाई गई कि यूपी में आई लव मोहम्मद बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। बरेली में तो मौलाना तौकीर रजा पूरे मामले में सीधे सीधे धमकाने और उकसाने वाले अंदाज में नजर आए। सुनिए जरा। आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और जान देना पड़े तो देने को तैयार और जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। उस पर आप आई लव मोहम्मद कहने की बुनियाद पर रखकर मुकदमा कर देते हो। इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हो? जिला प्रशासन शासन सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो क्या मौलाना तौकीर रजा के ऐसे बयानों का असर था जो बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुआ? अराजक भीड़ ने सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस बल वहां पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहां पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहां जो भीड़ आई अचानक से उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया, और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। बरेली में हुए पथराव में करीब 22 पुलिस वाले घायल हुए। कई पुलिस वालों को फायर आर्म्स इंजरी हुई, यानी हिंसा और पथराव के दौरान फायरिंग भी की गई। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं।
एक तमंचा 12 बोर का जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था। ये सारी चीजें वहां से, जो घटनास्थल था खलील तिराहे का, वहां से बरामद की गई है। हालांकि बरेली में पुलिस ने अराजक भीड़ पर एक्शन लिया और मोहब्बत के नाम पर नफरत की लाइन पकड़ने वालों को लाइन पर लाने का इलाज भी बखूबी किया गया। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। यूपी में दंगाइयों को भाषा का व्यवहार असरदार तरीके से सिखाने का लंबा अनुभव योगी और उनकी पुलिस को है। जो भूल जाते हैं उनको निश्चित डोज यूपी पुलिस समय समय पर देती रही है। बरेली को अशांत करने के प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले कारकुनों से लेकर उनके मास्टरमाइंड यानी आका तक पहुंचने में फिलहाल पुलिस लगी है। ये भी बहुत आवश्यक है कि हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता करें कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे, जो अलग अलग चौराहों पे पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर हमलावर थे, पथराव कर रहे थे, और इनके पीछे कौन व्यक्ति था जो इनसे लगातार संपर्क में रहते हुए इनको ये करने के लिए उकसा रहा था। तो उस बिंदु पे इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल फोन जिनके रिकवर किए गए हैं, उन मोबाइल फोन से भी एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। बरेली में जो कुछ हुआ वो अनायास हो गया या किसी टूल किट को एक्टिव किया गया था, इसकी जांच पुलिस करेगी। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पर सवाल गंभीर हैं। सवाल रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरता के उस टूल किट को लेकर हैं जिसका इस्तेमाल देश को अस्थिर करने में टेरर आउटफिट करते रहे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि धर्म की आड़ में लोगों को, खासतौर पर युवाओं को भड़काने की कवायद की गई। अब जांच एजेंसियां सोशल मीडिया ग्रुपों की जांच कर रही हैं। इस खास पैटर्न में सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट युवा होते हैं। दरअसल पिछले दिनों देश की अलग अलग जांच एजेंसियों ने कुछ ऐसे ही मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था जिसमें युवाओं को भड़काने की कवायद की गई। युवाओं में कट्टरपंथी विचारधारा पैदा करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ और जहरीले पोस्ट को बढ़ाकर मुसलमान युवाओं को रेडिकलाइज करने का खुलासा जुलाई के अंतिम हफ्ते में हुआ था, जब बेंगलुरु से गुजरात एटीएस ने शमा परवीन नाम की इस लड़की की गिरफ्तारी की थी। वो शमा परवीन जिसके ऊपर भारत में अल कायदा ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल यानी AQIS की कमान संभालकर भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप हैं। गुजरात एटीएस की जांच में खुलासा हुआ था कि शमा परवीन पाकिस्तानी जनरल मुनीर के गजवाए हिंद एजेंडे को भारत में फैला रही थी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बोल रही थी। शमा ने मुनीर से भारत पर आक्रमण करने की अपील की थी। उसने कहा था कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान को भारत में खिलाफत परियोजना को लागू करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। खिलाफत यानी खलीफा का राज, शरिया राज।
खुलासा ये भी हुआ था कि शमा परवीन सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को रेडिकलाइज करती थी और भड़काऊ पोस्ट करती थी। देश के लिए यह समय बहुत क्रूशियल है, इसलिए क्योंकि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि देश की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया जाए। भारत के सामने बाहर और भीतर दोनों तरह की चुनौतियां हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारी नासमझी का फायदा कोई दूसरा उठा ले। दोनों पक्षों को यह बात समझनी होगी। सोशल मीडिया पर सवाल तो यह भी पूछे जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग जो हंगामे और अराजकता में अपनी सियासत का टूलकिट खोज रहे हैं वो इसी कोशिश में है कि माहौल बिगड़े। भाई धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, उसका पालन करने का अधिकार सबको है, लेकिन सुनी सुनाई बात पर अग्रेसिव एक्शन ले लेना, देश के लिए सड़क देश के खिलाफ आ जाना और अव्यवस्था के लिए यह सब ठीक नहीं है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि सोशल मीडिया हो या समाज, दोनों ही जगहों पर बहुत सतर्क और संवेदनशील होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी टूलकिट का हिस्सा बन जाए। पीएम मोदी जब सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो कोई धर्म जाति देख के देते हैं क्या? सबके लिए है। पर ओवैसी, तौकीर रजा जैसे नेताओं और कट्टरपंथी मौलानाओं का क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि निगाहें कहीं और निशाना कहीं और? क्योंकि वक्फ कानून संशोधन, 3 तलाक से लेकर सीए तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भड़काने उकसाने का दाव तो चला नहीं। तो क्या अब नई फील्डिंग सजाई जा रही है क्या? मुस्लिम युवाओं को बरगलाना, उन्हें उकसाना और फिर इस्लाम के नाम पर उन्हें अराजक भीड़ का हिस्सा बनाना, टेरर आउटफिट से लेकर आईएसआई तक की नई मॉडस ऑपरेंडी बन चुका है। यूरोप के कई देशों में रेडिकलाइजेशन के जहर ने अपना काम किया है। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स और ब्रिटेन जैसे देशों में तो कई स्तरों पर बदलती हुई डेमोग्राफी और धार्मिक उन्माद बड़ी चुनौती बन चुका है। तो वहीं इटली, स्पेन, नॉर्वे, फिनलैंड और बोस्निया जैसे देशों में भी रेडिकल ग्रुप्स खतरे की घंटी बजा रहे हैं। Now they want to go to Sharia law, but you're in a different country. You can't do that. Both the immigration and their suicidal energy ideas will be the death of Western Europe if something is not done immediately. भारत के लिए चुनौतियां अलग हैं। 2014 में तुष्टीकरण और वोट बैंक वाला खेल बिगड़ने के बाद कथित सेकुलरिज्म का राग अलापने वाले नेता बेचैन घूम रहे हैं, लेकिन तब से ही कट्टरपंथी जमातों ने ये राग अलापना शुरू कर दिया था कि देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। चाहे योग हो, वंदे मातरम हो, भारत माता की जय जैसे नारे हो या हिजाब या फिर 3 तलाक कानून, ऐसे तमाम मामलों में कट्टरपंथी मौलानाओं ने अपने जहरीले फतवे देने शुरू कर दिए। ये नैरेटिव सेट करने की हर वक्त कोशिश रही कि मोदी और बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो क्या कट्टरपंथी मौलानाओं ने मोदी राज को मुस्लिम युवाओं और बच्चों को रेडिकलाइज करने के एक अवसर के तौर पर लिया? मैं मुसलमान समाज से आग्रहपूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए क्योंकि कोई डरा रहा है। दूसरा, अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? आप देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको? कब्जा करो ना जाके बीजेपी कार्यालय का, कौन रोकता है आपको? तो क्या असल मुद्दा नैरेटिव है? क्योंकि सच यही है कि कानपुर वाली घटना में जो एफआईआर दर्ज हुई वो किसी के आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने की वजह से नहीं हुई। ये बात खुद कानपुर शहर के काजी सरेआम बता चुके हैं। जो हुई आई लव मोहम्मद के नाम पर जो चर्चा चल रहा है, तो बड़ा उसको हमने